A very good morning, my dear beautiful students. Today it's 25th of December 2021. I wish you all a very happy Christmas. And we are studying in your class 10 CG Board Social Science, Lesson 14 Democracy in Independent India and the Working of Political Institution. Get ready with pen and paper, and open page number 205. As you know the methodology, you will be reading with me from your book, not from the screen. If you do not have book, then only you should read from the screen, otherwise read from your book. This is the part 7 of this lesson. First complete part 1 to 6, then only go ahead with me with this part. And this is the last part of this lesson. Let's start. Today the topic is Assam movement. In the last lesson we studied about rise of regional aspirations and decentralization of power. And the first part we completed Punjab agitation, and the second Assam movement that we will complete today. असम मूवमेंट, असम में आंदोलन, मूवमेंट आंदोलन. डिमांड्स फॉर ग्रेटर autonomy began to be raised in Assam in the decade of the 1970s. असम में 1970 के दशक में स्वायत्तता की मांग उठ रही थी. देखिए, आपको जो ये सिर्फ आपको हिंदी इंटरप्रिटेशन मिलेगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन, और जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, राइट, जो सेंटेंस, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, डिमांड्स फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी बिगेन टू बी रेस्ड इन असम इन द डेकेड ऑफ द 1970s. अब आपको यदि ऑटोनॉमी का मीनिंग ही नहीं मालूम तो समझ नहीं पाओगे मेन वर्ड है. अब यहाँ पे मैं जो सेंटेंस कहा, असम में 1970 के दशक में स्वतंत्रता की मांग उठ रही थी, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. जैसे स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी है ना, दशक, डेकेड, और इन सब का मीनिंग आप डिक्शनरी से देख सकते हैं. देखिए, तभी फ़ायदा होगा. अंडरलाइन, इसलिए मैंने कहा कि पेन लीजिए, पेपर लीजिए, और उसका जो भी वर्ड आपको मीनिंग नहीं मालूम है उसका आप देखिए डिक्शनरी से. फिर आप इंग्लिश टू इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, एक बार आपको स्टोरी पता चल जाए, राइट. फिर हम क्लास में पढ़ने में आपको जैसे मज़ा आता है ना, स्टोरी एक बार पता चल जाए कि बुक में लिखा क्या है. एटलीस्ट इन दिस वीडियो लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द बुक, राइट, एंड यू आर फैमिलियर विद द सब्जेक्ट मैटर. So let's start again. Demands for greater autonomy began to be raised in Assam in the decade of the 1970s. असम में 1970 के दशक में स्वायत्तता की मांग उठ रही थी. The Assamese people felt that the resources of their state were being exploited by people from other states, and they were treated as सेकेंड क्लास सिटीजन्स इन देयर ओन स्टेट. असम के लोगों में यह भावना बन रही थी कि उनके राज्य के संसाधनों का दोहन दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे हैं और वे अपने ही राज्य में दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं. द टी गार्डन्स ऑफ असम वर कंट्रोल्ड बाय कंपनीज फ्रॉम कैलकाटा. असम के चाय बागानों पर नियंत्रण कलकत्ता या कोलकाता की कंपनियों का था. द पेट्रोलियम फ्रॉम द असम ऑयल फील्ड्स was also going to refineries in other states for processing. असम से खनिज तेल निकालकर दूसरे राज्यों के शोधक कारखानों में उपयोग किया जाता था.
As a result, people in Assam had less employment opportunities. मगर उसमें असम के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता था। Another point of conflict was language. असम में apart from Assamese, Bengali is a prominent language in the state. असम में असमिया के अलावा बांग्ला भी एक प्रमुख भाषा थी। During British rule, Bengali speaking people were recruited in large numbers in the government. अंग्रेजी शासन के समय से ही बांग्ला भाषी लोग सरकारी पदों पर अधिक संख्या में कार्य कर रहे थे। The Assamese speaking people felt that the Bengali speaking government employees treated them as second citizens. असमिया भाषी लोग यह महसूस करते थे कि बांग्ला भाषी सरकारी कर्मचारी उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार करते हैं। The situation was aggravated by migrants from Bangladesh who crossed the border in large numbers in search of a livelihood. बांग्लादेश से आजीविका की तलाश में आने वाले प्रवासियों ने मामले को और गंभीर बना दिया। The anger of Assamese took the form of a social movement in 1975 under the leadership of All Assam Student Union AASU। 1975 से लोगों की यह भावना सामाजिक आंदोलन में बदल गई। अखिल असम विद्यार्थी संघ AASU ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। Agitations, demonstrations and burns were organized to protest against foreigners settled in the state। विदेशी लोगों को बाहर निकालने की मांग के साथ हड़तालें, धरने, प्रदर्शन तथा बंद आयोजित हुए। The government had imposed economic, cultural and demographic the movement had important economic, cultural and demographic angles। सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिकी पहलुओं के अलावा इस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष भी थे। Its main demands were to rid the state of foreigners, give preference to local people in employment, and use the resources of the state for the development of the Assamese people। असम आंदोलन की मुख्य मांग यह थी, विदेशी लोगों को असम से बाहर निकाला जाए, स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाए, असम के संसाधनों का उपयोग असम के लोगों के लिए ही किया जाए। One major demand of the agitators was that the citizenship of migrants from Bangladesh should be revoked and they should be deported from the state। एक प्रमुख मांग थी बांग्लादेश से आए लोगों की नागरिकता समाप्त करना और उन्हें राज्य से बाहर करना। The demand divided the people of the state along communal lines because the majority of Bangladeshi migrants were Muslims। इन मांगों ने लोगों को सांप्रदायिक आधार पर भी बांट दिया क्योंकि अधिकतर बांग्लादेशी मुस्लिम थे। The growing violence and the threat of disintegration led to the intervention of the central government। हिंसा तथा विघटन के बहुत बढ़ने से केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। After 3 years of discussion,
An agreement was eventually reached between the agitating students and the government. केंद्र सरकार के बीच 3 साल की बातचीत के बाद समझौता हुआ. Under the terms of the agreement, all migrants who had settled in the state before 1961 were granted citizenship. Those who came between 1961 and the Bangladesh War were permitted to settle but would not have the right to vote, and those who came after 1971 were to be deported. अब इस समझौते में तहत यह तय हुआ कि 1961 से पहले आकर बसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी. 1961 और बांग्लादेश युद्ध से पहले आए लोगों को असम में रहने का अधिकार होगा मगर मताधिकार नहीं. और 1971 मार्च के बाद आए लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा. The Assam Ghana Parishad, which emerged out of the AASU, won a resounding victory in the ensuing general election. समझौते के बाद हुए चुनाव में असम गण परिषद, जो आसू से ही निकला हुआ था, ने भारी विजय प्राप्त की. The country saw many similar movements representing regional aspirations and demanding the formation of new states. इस प्रकार आगे कई नए राज्य बनाने और अन्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर आंदोलन हुए. मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड and छत्तीसगढ़ are the result of such regional aspirations. मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसी तरह की मांगों के नतीजे हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट पावर. पंचायती राज और सत्ता का विकेंद्रीकरण. राजीव गांधी फेल्ट दैट government schemes were not benefiting the poor. राजीव गांधी का मत था कि सरकारी योजनाओं का फायदा गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है. He claimed that only 15 paisa out of every rupee spent by the government for the poor was reaching them. उनका कहना था कि गरीबों के लिए आवंटित रुपयों में से 15 पैसे से भी कम उन तक पहुंच पाता है. He believed that decentralization of power was the solution to the problem. इस समस्या का एक हल यह निकाला गया कि सत्ता का और विकेंद्रीकरण हो. It would permit greater participation of the common people and ensure that they would get the benefits of the schemes designed for them. इससे आम लोग जिनके लिए विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं वे इसमें सहभागी बने और इसका लाभ उठा पाए. The Constitution was amended in 1986 to allow decentralization of power through the Panchayati Raj Act. इसके लिए 1986 में संविधान में एक संशोधन लाया गया जिससे पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया गया और उन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई. This act gave power to the panchayat to plan and implement schemes for village development. It also gave the poor and women in particular the opportunity to it also gave the poor and women in particular the opportunity to participate in government at the local level.
It was made mandatory for all the states to enact their own पंचायती राज एक्ट। अब जैसे आपको मैंने कहा कि इसके लिए 1986 में एक संविधान में संशोधन लाया गया, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया गया और उन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई। इससे अपेक्षा थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और गरीब और विशेषकर महिलाएं स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय हो पाएंगे। Now the question is, do you think the only objective of the Punjab and Assam movements was to replace the Congress government in those states, or were there other more important reasons behind these movements? क्या आपको लगता है कि पंजाब और असम में जो आंदोलन हुए वे केवल क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनाने के उद्देश्य से या फिर कुछ अन्य व्यापक उद्देश्यों से हुई? Why do you think that India witnessed a process of decentralization of state power after 1950? 1950 के बाद भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों हुआ? Do you agree with Rajiv Gandhi's statement that the benefits of government schemes were not reaching that the poor? क्या आप राजीव गांधी के इस कथन से सहमत हैं कि गरीबों के लिए बनी योजनाओं का फायदा गरीबों तक नहीं पहुंचता है? Do you think पंचायती राज ushered in the decentralization of power and actually led to the poor receiving greater benefits from government schemes? क्या पंचायती राज के लागू होने से वास्तव में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है और क्या गरीबों तक अधिक योजना का लाभ पहुंच रहा है? Now the next topic is, and I think it is the last topic of this lesson. Let's start. Politics of regionalism, communalism, religion and coalition government. देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म, रीजनलिज्म मतलब रीजन, क्षेत्रीयता, कम्युनलिज्म, कम्युनल, जातीयता, रिलीजन, धर्म एंड कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकारें। यानी क्या बोल रहा है इस पॉइंट में कि राजनीति में, पॉलिटिक्स यानी राजनीति, पॉलिटिक्स राजनीति में क्षेत्रीयता, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, जातीयता, रिलीजन, धर्म एंड कोलिशन गवर्नमेंट और गठबंधन सरकारें, राइट? In the previous section, we saw the rise of regional aspirations among people in the states, which led to the creation of regional parties. अब पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह राज्यों के स्तर पर लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही थी और क्षेत्रीय पार्टियों का विकास होने लगा। During this period, many parties were formed across the country whose sole aim was to create a space for their communities which had been excluded from the political process till now. इस समय देश भर में कई राजनैतिक पार्टियां बनी जिनका मकसद था उन जातियों के लिए राजनीति में जगह बनाना जो अभी तक उसमें सम्मिलित नहीं थे। Dalits and middle level farming communities like the Jats formed their own political organizations. मध्यम कृषक जातियां जैसे जाट और दलित जातियों में से नई पार्टियों का गठन होने लगा। There were also many communities that had improved their economic condition but were still backward in education and politics. इनमें से कई ऐसी जातियां भी थी जो आर्थिक रूप से अपनी स्थिति सुधार पाए थे मगर शिक्षा और राजनीति में पिछड़े हुए थे।
They began to demand reservations in education and employment. वे आरक्षण मांगने लगे. In 1989, the coalition government headed by Vishwanath Pratap Singh decided to reserve 27% of all posts in educational institutions and public sector employment for other backward classes OBC. 1979 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने निर्णय लिया कि अन्य पिछड़ी जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा. There were violent protests by upper caste youth. There were violent protests by upper caste youth. उच्च जातियों के युवाओं के कड़े विरोध के बावजूद यह कानून बना. But these protests did not prevent the government from passing the reservation law, which paved the way for these classes to establish their political clout. जैसे मैंने कहा, उच्च जातियों के युवाओं के कड़े विरोध के बावजूद यह कानून बना. इससे इन जातियों के राजनीतिक उभार में मदद मिली. In addition to caste and regional identities, people also began to assert their regional identity. जाति व क्षेत्रीय पहचानों के साथ साथ राजनीति में लोगों की धार्मिक पहचान भी महत्वपूर्ण बनने लगी. Thus, after 1985, we can see the development of political parties with narrow identities to represent the interest of a particular community or caste or region. इस तरह हम देखते हैं कि 1985 के बाद भारत में संकुचित पहचान के आधार पर राजनीतिक पार्टियां विकसित हुई और वे विशिष्ट समुदाय या जाति या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगी. One widespread impact of this development was that no political party could win a majority on its own in the general elections. So, the governments that were formed were mostly a coalition of several parties. इसका एक व्यापक परिणाम यह हुआ कि चुनावों में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और सरकारें गठबंधन के आधार पर चलने लगी. This situation had prevailed ever since the 1989 general election. 1979 के आम चुनावों के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. Some of the coalition governments that were formed were unstable and could not complete their term in office. जैसे आपको मैंने कहा, 1979 के आम चुनावों के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सरकार चलाने के लिए विभिन्न दलों को गठबंधन बनाना पड़ा. कुछ गठबंधन सरकारें अस्थिर रही और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई. Coalition governments marked a new phase in Indian politics. इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर रही है. In the first 4 decades after independence, the country had one party rule. जहां शुरुआती 4 दशकों तक भारत की केंद्रीय राजनीति लगभग एक दल के इर्द गिर्द घूम रही थी. But after 1990, India moved towards a multi-party system. 1990 के बाद से इसने बहुदलीय व्यवस्था के तरफ वास्तविक रूप से कदम बढ़ाए हैं. The first few years of multi-party politics were marked by unstable coalitions. बहुदलीय व्यवस्था के प्रारंभिक दौर में
हमने बहुत सी अस्थायी गठबंधन सरकारें देखी, but over the past 15 years, the country has seen relatively stable coalition governments in office. 19 पर पिछले 15 सालों में स्थिर गठबंधन सरकारों ने कार्य किया। Coalition politics provided greater scope to many small regional parties to represent the interests of different sections of society. इस प्रकार गठबंधन की सरकारों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय और छोटे दलों ने समाज के विभिन्न मतों में प्रतिनिधित्व किया। Better coordination techniques between parties also help to resolve the problems of instability. One such technique was for all parties in the government to adopt a minimum common program that incorporated all their viewpoints, thus representing the interest of the electoral majority. जैसे कि मैंने आपको कहा कि गठबंधन की सरकारों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय और छोटे दलों ने समाज के विभिन्न मतों में प्रतिनिधित्व किया और गठबंधनों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम न्यूनतम साझा कार्यक्रमों और समन्वय के विभिन्न तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुमत का प्रतिनिधित्व करने के साथ सरकारों की अस्थिरता की समस्याओं का भी समाधान किया। Now, my dear students, there are some questions for you. The first question: in 1947, many political analysts felt that India was not suited or ready for democracy based on universal franchise. Has the history of the past 60 years proved or disproved their fears and doubts right? How far do you think they were correct in their assessment? 1947 में कई विशेषज्ञों को लग रहा था कि भारत जैसे देश में सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र नहीं चल सकता है। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताए कि उनकी आशंका सही थी, वह किस हद तक सही या गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन: इन 1947 many political analysts felt that religion was the only basis on which India could form a nation. Has the history of the past 60 years proved their fears and doubts right? How far do you think they were correct in their assessment? 1947 में कई विशेषज्ञों को लगता था कि भारत में धर्म के आधार पर ही राष्ट्र बन सकता है। यहाँ धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं बन सकता है। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताए कि क्या उनकी आशंका सही थी, वह किस हद तक सही या गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन: इन 1952 many people believed that India would be able to establish equality and harmony among all its citizens with the help of its new constitution. To what extent had the history of the past 60 years proved their faith right or wrong? 1952 में कई लोगों का विश्वास था कि नए संविधान की मदद से भारत में सब लोगों के बीच समानता और भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताए कि उनका विश्वास किस हद तक सही या गलत था। In 1976, many people felt that citizens' rights needed to be curtailed and India could only be ruled by a dictatorship or an authoritarian leader. Do you think subsequent experiences have proved
the hollowness of such claims. 1976 में कई लोगों को लगा कि भारत में नागरिक अधिकार नहीं बने रह सकते हैं और भारत में अधिनायक तंत्र या तानाशाही ही चल सकती है। क्या आपको लगता है कि यह विचार अनुभव के आधार पर खरा उतरा है? What do you think are the challenges facing democratic politics in India today? आपके मत में हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के सामने आज क्या चुनौतियां हैं? So, my dear students, this is the end of this lesson and this is the 7th part, last part. Complete part 1 to part 7 and complete all the exercises. The exercises given in text exercises, they are very important. It will enhance your writing ability. Every student should write the answers of the in-text exercise on their own. Definitely all the exercises, in-text exercise and exercises at the end of the book which are given here, we will discuss in the class and you get the answers in the PDF form also. So till then, before saying goodbye, I want to tell one thing that if you, देखिए क्या होता है, आप हिंदी में सुन लीजिए। आप कोई भी स्टूडेंट यदि क्लास में जाता है, राइट, आप 1 to 7 का जो एक इसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलना चाहता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए। जैसे आज मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे टीचर ने कहा कि भाई कल से हम डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। अब ये एसएसटी का लेसन को मैं क्लास में इससे पहले की टीचर पढ़ाए, इस तरीके से वीडियो लेसन्स अगर मुझे मिल जाता है और एक बार मैं अपने तरफ से पूरी रीडिंग कर लेता हूँ, राइट। पूरी रीडिंग अपने तरफ से करने के बाद, जैसे हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है तो मैं हिंदी में स्टोरी समझ गया, द बुक्स, उसके बाद जो जो वर्ड हैं, राइट, द वर्ड्स मे बी पॉसिबल 10 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, 1 वर्ड, द मीनिंग आई डोंट नो, जिसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम, इस मैंने देख लिया। सो आई विल बी फैमिलियर विथ ऑल द कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी व्हाट इज गिवन इन द लेसन। अब क्लास में जाने से पहले मैं पूरा तैयार हो गया, मुझे पता है कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं, लेसन में क्या है। उसके बाद टीचर जो एक्सप्लेन करेगा ना, जैसे कि उसको अगर मैं यहाँ पे 10%, 20%, 40% समझ गया हूँ, फिर जाके टीचर जब एक्सप्लेन करता है तो उसमें मुझे पूरा समझ में आ जाता है और मैं रेडी भी रहता हूँ कि कहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया है, कहाँ पे क्या क्वेश्चन करना है, राइट। इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो सभी स्टूडेंट्स को एक बार मैं कहता हूँ अपने कि आप क्लास में आने के पहले, जैसे इंग्लिश का है, एसएसटी का है ना, साइंस में, आप एक बार पहले खुद पढ़ लीजिए। क्लास 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ने का तरीका बदल जाता है। नर्सरी स्टूडेंट टाइप नहीं कि क्लास में जाएंगे टीचर को ओपन पेज नंबर 207 फिर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना कभी भी। आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी लेसन है टीचर से पूछ लीजिए, टीचर बता देते हैं सभी स्कूल में कि भाई हम इस लेसन को पढ़ने वाले हैं। उस लेसन को क्लास में जाने से पहले, स्टार्ट होने के पहले पढ़ लीजिए ताकि आप उस लेसन पे रेडी होना। फिर आप देखना क्लास में कितना मज़ा आएगा, कितना यानी कि समझ में आपके पास आएगा, इसका मैजिक रोल जो है आप देखेंगे, राइट। सो अगेन आई wish you a very happy Christmas. Enjoy your winter vacation and do your work also. See you again in the next video lesson and we will till then I say goodbye to you.